तो आज जो हम लोग यूनिट देख रहे हैं वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन यूनिट देख रहे हैं। ग्रेविटेशन होता क्या है? ग्रेविटेशन एक टाइप का फोर्स है। क्लियर है? ग्रेविटेशन एक टाइप का फोर्स है और वो कहाँ पे होगा? इट इज़ परसेंट बिटवीन मासेस, मतलब दो मास के बीच में ये फोर्स प्रेजेंट होता है। ओके। और इट इज़ इंडिपेंडेंट टू पाथ, मतलब अब ये पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। अब जैसे एक मास और दूसरे मास के बीच में अगर दो पाथ है, मतलब एक पाथ है दूसरा पाथ भी है, तो वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं, जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसी पे वो रिलाई करेगा। ठीक है, मतलब उसमें कोई पाथ का रोल ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मतलब दो मास है, दो मास के बीच में अगर कोई पाथ नहीं है तो उस पर रोल प्ले नहीं करेगा ग्रेविटेशन, ऐसा कुछ नहीं है। मास है मतलब ग्रेविटेशन होगा। और इट इज़ इंडिपेंडेंट टू द मीडियम प्रेजेंट बिटवीन मासेस। और उस दो मास के बीच में अगर कोई सा भी मीडियम है, वाटर हो, एयर हो या सॉलिड हो, कुछ भी हो, फिर भी वो ग्रेविटेशन होगा दोनों के बीच में। जैसे दो बॉल, अगर बड़ा बड़ा बॉल रखा है सपोज़, या छोटा ही बॉल है, कोई सा भी बॉल है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट के बीच में हम लोग वाटर डाल देते हैं या ग्लास डाल देते हैं तो ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशन नहीं होगा, ग्रेविटेशन उसमें होगा ही। क्लियर है? ये समझ में आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें याद करने के लिए क्या चीज़? इट इज़ वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ नेचर। सबसे ज़्यादा वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ नेचर है ग्रेविटेशन, और वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तो न्यूक्लियर फोर्सेस। क्लियर है? ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएगा। ये इट इज़ वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ नेचर कौन सा है, उसमें ऑप्शन रहेगा ग्रेविटेशन, ये तुम्हारा से इलेक्ट्रोस्टैटिक, या कुछ भी दे देगा, न्यूक्लियर फोर्सेस। तो उसमें सबसे वीकेस्ट अगर मारना है तो फिर कौन सा मारेंगे? ग्रेविटेशन। क्लियर है? और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में न्यूक्लियर फोर्सेस। अब समझते हैं कि आइए एफ़ को हम लोग, ग्रेविटेशन के फोर्स को हम लोग एफ़ से डिनोट कर रहे हैं। एफ़ इक्वल टू क्या है, ये तो क्लियर है, सबको पता है, जी इंटू एम। ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट का मास है, एक ये, मतलब दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट का मास है, एक मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, अपॉन आर स्क्वायर। आर में मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, हाँ, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का। क्लियर है? एफ क्या? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और जी का वैल्यू याद कर लेना। जी का वैल्यू भी कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेगा। जी का वैल्यू क्या होगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। क्लियर है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये जी का वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और एम मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, एम मास ऑफ, स्मॉल एम जो है मास ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, और आर जो बताएं डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। क्लियर है? और एक बात बताओ, एफ जो है डिस्टेंस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इज ग्रेविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। क्लियर है? ये समझ में आ गया ग्रेविटेशन का मतलब। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी, क्या याद रखना है, ये वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ नेचर है, इसका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका वैल्यू याद रख लेना है, और ये फोर्स का जो है, ये फार्मूला जो निकालने का वो याद रख लेना है। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एक नोट की तरफ। एक नोट क्या है, ये तो बता दिए, न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। क्लियर है? और वीकेस्ट वो भी पता चल गया। अब देखो, द एक्सिस्टेंस ऑफ एटमोसफियर ऑन एनी प्लानट डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्सेस है उसका इनफ स्ट्रॉन्ग है कि वो एटमोसफियर को होल्ड कर सके, अगर कोई भी प्लानट का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एटमोसफियर को होल्ड कर सके, तभी उस पर एटमोसफियर रहेगा। जैसे अर्थ के पास इतना कैपेबिलिटी ऑफ ग्रेविटेशन है कि वो एटमोसफियर को होल्ड कर सकता है, इसलिए हमारे अर्थ पे एटमोसफियर का जो भी लेयर है एटमोसफियर का है। क्लियर है? अब हम लोग जो नेक्स्ट देख रहे हैं वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से, जिसका यूनिट हम लोग अप्रोक्सीमेटली कितना मान के चलते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और याद रखना, यहाँ पे भूल मत जाना, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, स्पीड नहीं है। मीटर पर सेकेंड मत मार देना, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेशन है। और इसका देखो 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? और इसको निकालते कैसे हैं, जी इक्वल टू
जी, ये वही जी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पे जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो मास को हम लोग नहीं ले रहे हैं, बस सिर्फ अर्थ का मास को कंसिडर कर रहे हैं अपॉन आर स्क्वायर। जब इसको वैल्यू को पुट कर देंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ को स्क्वायर करके डाल देंगे तो उसका जो मतलब कैंसिल आउट होकर जो वैल्यू आएगा वो आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। तो पूछेगा क्या, इसमें ये नहीं पूछेगा कि यहाँ पे डिराइव करो, पूछेगा इसका वैल्यू पूछ लेगा कभी, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या ऑप्शन में दे देगा इसका जो होता है वैल्यू क्या होता है। तो उसमें ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी रहेगा, मीटर पर सेकेंड भी रहेगा, क्योंकि ये तो सबको याद रहता है 10 अप्रोक्सीमेटली 10 के करीब है, लेकिन मीटर पर सेकेंड दे देगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे देगा और वहाँ पे कंफ्यूज करोगे। तो इसलिए याद रखना है, यहाँ पे ध्यान देना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैक्टर्स क्या क्या जी है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है उसको अफेक्ट करता है। तो इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, अगर हाइट पे जाते हैं, ये याद रख लो, हाइट से जाएंगे, अगर अर्थ के हाइट से ऊपर जाएंगे, मतलब अर्थ का जो ग्राउंड है ग्राउंड से ऊपर जाएंगे, वहाँ भी ग्रेविटेशनल जी का जो वैल्यू है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी का वैल्यू है वो भी घटेगा। और अगर नीचे जाते हैं, अगर अर्थ से डेप्थ में जाते हैं तो भी जी का वैल्यू घटेगा। क्लियर है। ये याद रखने की चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो, अब इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला है, ये फार्मूला अगर सपोज़ कभी टफनेस बढ़ाने के लिए ये फार्मूला दे देता है, या मतलब कभी भूल गए हो कि बढ़ता है घटता है, कभी कंफ्यूज हो गया, तो इस फार्मूले से याद आ जाएगा। ये जी डैश जो फाइनल अब होगा इक्वल टू क्या है, जी इंटू 1 - 2h अपॉन आर। अब जी जो है, जी का वैल्यू या तो 9.8 वो तो दिया रहेगा, या तो 10 ले लो, 1 - 2h अपॉन आर। अब जो हाइट जाएंगे वो h का वैल्यू डालेंगे, तो ये 1 माइनस करना है, तो फाइनल में क्या आ जाएगा, 1 माइनस करेंगे कुछ भी तो ये क्या होगा, घटेगा ही। तो फाइनल क्या होगा, एल्टीट्यूड के साथ जो जी का वैल्यू है वो घटेगा। तो इसलिए हाइट इंक्रीसेस, जी डिक्रीसेस। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ डेप्थ। तो इफेक्ट ऑफ डेप्थ में भी वही हाल है, उसका डेप्थ इंक्रीज होगा, जी डिक्रीज करेगा, जो फाइनल वैल्यू ऑफ जी होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू वो डिक्रीज करेगा। अब कैसे डिक्रीज करेगा, देखो फार्मूले से, जी डैश फाइनल जो ग्रेविटी होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू क्या होगा, जी इंटू 1 - d अपॉन आर। अब इसमें भी d का वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ेगा, d का वैल्यू बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ये d/r का वैल्यू बढ़ेगा, और उसको माइनस करेंगे हम लोग 1 से, तो क्या होगा, 1 से माइनस करेंगे तो और वैल्यू वो कम जाएगा टोटल, और उसको मल्टीप्लाई करना है जी से, तो फाइनल में क्या होगा, जी का वैल्यू, जी डैश का वैल्यू कम जाएगा। क्लियर है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ में क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ हमको इसमें 2 चीज़ याद रखने का है कि हाइट के साथ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है वो घटेगा, और डेप्थ के साथ भी घटेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एट सेंटर ऑफ द अर्थ। एट सेंटर ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ का जो सेंटर है ना, सेंटर मतलब ग्राउंड नहीं, सेंटर, एक स्फीयर का जो सेंटर होता है, हाँ उसका सरफेस नहीं बोल रहे हैं, सेंटर बोल रहे हैं, याद रख, समझ लो, ये सेंटर पे जी का वैल्यू जो है 0 होगा। क्लियर है। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अब यहाँ पे ये से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जो जी का वैल्यू है, ये ध्यान देना, ये कैपिटल जी नहीं स्मॉल जी है, ठीक है, ये कैपिटल जी नहीं स्मॉल जी है। हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देख रहे हैं, इसलिए स्मॉल जी है यहाँ पे, और जी पोल पे जो भी होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो भी वैल्यू पोल पे होगा उससे कम इक्वेटर पे होगा। क्यों, क्योंकि इक्वेटर पे क्या है ना, अर्थ का रेडियस जो है ना इक्वेटर पे आगे बढ़ जाता है, और पोल के पास अर्थ का जो रेडियस है, जो सेंटर से, अर्थ के सेंटर से जो पोल तक का जो रेडियस है, जो डिस्टेंस है वो कम है कंपेयर टू इक्वेटर पे। इक्वेटर पे अर्थ का रेडियस ज़्यादा है, इसीलिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी का वैल्यू है जी पोल पे ज़्यादा होगा। क्लियर है, ये याद रख लेना। तो देखो एट पोल आर मिनिमम इसलिए जी मैक्सिमम, और एट इक्वेटर आर मैक्सिमम इसलिए जी मिनिमम। क्लियर है। ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला पे हम लोग रखते थे। तो अगर आर यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर आर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इसका वैल्यू, टोटल का वैल्यू कमेगा, नीचे में अगर आर ज़्यादा हो रहा है तो ये टोटल का वैल्यू कमेगा, तो 1 - कम होगा तो टोटल जो वैल्यू होगा बढ़ेगा। समझ में आ रहा है मेरे कहने का मतलब। हाँ, तो यही बात है, इसलिए आर का वैल्यू जब बढ़ेगा तो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है उसका वैल्यू
कम जाएगा, और आर का वैल्यू अगर घटेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो बढ़ जाएगा। तो इक्वेटर पे अर्थ का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, इक्वेटर पे उसका रेडियस बड़ा है, इसके वजह से कम होगा, लेकिन पोल के नज़दीक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ज़्यादा होगा। क्लियर है? इसको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है, इसको याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे एक और नोट कर लो, इफ़ रोटेशन ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है, डिक्रीज कर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रख लो। अगर अर्थ का स्पीड ऐसा है नहीं कि बढ़ने जा रहा है घटने जा रहा है, लेकिन एजम्पशन करके अगर दे देता है क्वेश्चन में, इफ़ रोटेशन ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस, तो वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या रिमेंस कांस्टेंट, ऐसा कुछ रहेगा ऑप्शन में, या नन ऑफ दिस, कुछ भी रहेगा। तो उसमें क्या हम लोग को टिक करना है, वेट ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस। ठीक है? जैसे स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा, अगर कोई चीज़ है गोल गोल घूम रहा है वो, और स्पीड बढ़ेगा तो वो बाहर की तरफ ज़्यादा जाना चाहता है ना, बाहर की तरफ जब गोल गोल घूमेगा तो बाहर की तरफ ज़्यादा जाना चाहेगा, उससे क्या होगा उसका वेट कम जाएगा। क्लियर है? ओके। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो एक नोट है उसको हम लोग देखते हैं। इफ़ टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस व्हेन ड्रॉप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट बोथ रीचेस एट द सेम टाइम ऑन द ग्राउंड। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट है सेम सरफेस एरिया का है, सेम सरफेस एरिया डिफरेंट मास, मतलब अगर एक बॉल ले लेते हैं लोहा का, एक बॉल ले लेते हैं हम लोग रबर का, सेम स्फीयर, उसका जो क्या बोलते हैं उसका वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम मतलब सरफेस एरिया उसका सेम है, तो एक का वजन ज़्यादा होगा, लोहे वाला का वजन ज़्यादा होगा। तो अगर दोनों को हम गिराएंगे तो दोनों एक ही टाइम पे गिरेगा ग्राउंड पे। क्लियर है? हाँ, ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड सिर्फ सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है, अगर सरफेस एरिया लोहे वाले बॉल का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा कंपेयर टू रबर बॉल। समझ में आ गया? अगर दो मासेस है, दो मासेस को अगर हम गिरा रहे हैं एक जगह से, उसका जो टाइम लगेगा ज़मीन पे गिरने में, दोनों का टाइम इक्वल होगा अगर सरफेस एरिया दोनों का सेम है। तो अगर मास डिफरेंट भी है, सरफेस एरिया सेम है, तो वो टाइम सेम लेगा, इक्वल टाइम लेगा दोनों ज़मीन पे गिरने में। लेकिन अगर सरफेस एरिया किसी का ज़्यादा है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा गिरने में। क्लियर? ये समझ में आ गया? हाँ। और मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट वेट ऑफ द बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब हम लोग का जो बॉडी का मास है, मास मतलब होता है हम लोग का बॉडी में जो भी कंटेंट्स है, जो कुछ भी है वो मास हो गया। मतलब जितना लिक्विड है, जितना हम लोग के बॉडी के अंदर वाटर है, ब्लड है, जो ऑर्गेन्स है, वो सब एक चीज़ वही हो गया मास। तो मास जो है हम लोगों का सेम रहेगा हमेशा, कहीं भी जाओ। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग अभी इंडिया में है तो मास कुछ और है, और अमेरिका जाएंगे तो क्या हम लोग का एक हाथ हट जाएगा या एक बोन कम जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसलिए मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट वेट ऑफ द बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे बोलते हैं ना, मून पे हम लोगों का वजन जो है हम लोग के 1/6 हो जाता है, वजन के 1/6 हो जाता है, तो वो वेट वेरी करता है। तो हम लोग का अगर वेट 60 kg है तो मून पे जाके क्या हो जाएगा 1/6, याद रहेगा? तो वेट वेरी करता है, मास वेरी कभी नहीं करेगा, मास तो सेम रहेगा। ये समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ओके। फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये केसेस ऑफ लिफ्ट। लिफ्ट के बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। तो लिफ्ट में क्या होता है, व्हेन ए लिफ्ट मूव्स अपवर्ड, अगर ऊपर की तरफ जब लिफ्ट जाता है विथ एन एक्सेलरेशन, जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है थोड़ा सा, स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है, थोड़ा स्पीड बढ़ता है लिफ्ट का, होता है। देन द वेट ऑफ द बॉडी इंक्रीसेस। क्लियर है? वो ऊपर की तरफ जा रहा है और जो वजन है उस पर लिफ्ट में, जैसे कोई आदमी है उसके अंदर, तो जैसे वो लिफ्ट ऊपर जाएगा तो क्या होगा, उसका वेट इंक्रीज करेगा। क्लियर है? और जब वो नीचे जाएगा तो क्या होगा, उसका वेट डिक्रीज करेगा। जब लिफ्ट नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन के साथ, नीचे थोड़ा स्पीड के साथ, बढ़ते स्पीड के साथ नीचे जा रहा है, तो वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? और फ्री फॉल मतलब सपोज लिफ्ट का रस्सी टूट गया है और उसमें कुछ ऑब्जेक्ट है या उसमें कोई आदमी है, उस समय क्या होगा, वो वेटलेसनेस फील करेगा। वेटलेसनेस मतलब उसको कैसा लगेगा कि हम कहीं पे खड़े नहीं हैं, मतलब मेरे नीचे ज़मीन नहीं है, इस टाइप का फील होगा। नो कॉन्टैक्ट, उसको नो कॉन्टैक्ट भी बोलेंगे क्योंकि वो हल्का सा वो छोड़ देगा ज़मीन को, वो उसके साथ ही नीचे गिर जाएगा। वेटलेसनेस ऑन फ्री फॉल, नो कॉन्टैक्ट या वेटलेसनेस। क्लियर है? इंपॉर्टेंट चीज़ में क्या है, अगर लिफ्ट ऊपर जाता है
बॉडी है, अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो उसका क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, क्लियर है। और अगर लिफ्ट नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन के साथ तो वेट ऑफ द बॉडी डिक्रीसेस। और ऑन फ्री फॉल वेटलेसनेस या नो कॉन्टैक्ट, वो जो सतह है उससे कॉन्टैक्ट छोड़ देगा। ये नो कॉन्टैक्ट वाला कभी कभी सीन होता है कहीं वाटरफॉल, जो वंडरला कहीं घूमने गए, वो पानी वाला जहाँ जाते हैं ना घूमने हम लोग, फ्री फॉल वहाँ भी रहता है ना, फ्री फॉल, वो वही फ्री फॉल है ये। वहाँ पे कभी कभी कॉन्टैक्ट, जब ऊपर से नीचे आते हैं आदमी स्लाइडिंग करके, तो वहाँ पे नो कॉन्टैक्ट होता है। नो कॉन्टैक्ट या वेटलेस लगेगा कि नो कॉन्टैक्ट में है, वो एक्चुअली होता है ऑन फ्री फॉल है वो, क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सैटेलाइट के बारे में। अब सैटेलाइट होता क्या है, एक तो सैटेलाइट मून है, वो तो नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन जो हम लोग बनाते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो ह्यूमंस बनाते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो है क्या, व्हेन ए लाइटर बॉडी या कोई भी, व्हेन ए लाइटर बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड ए हेवीली बॉडी देन इट इज़ नोन एज सैटेलाइट। अब हेवीली बॉडी मतलब क्या, अर्थ तो मून से ज़्यादा हेवी है ना, तो मून क्या अर्थ के चारों ओर नच रहा है, या आदमी जो भी सैटेलाइट बना रहा है वो क्या है, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो वो सैटेलाइट है, क्लियर है। तो ये सैटेलाइट पूछने नहीं जाएगा कि कौन, कोई सा भी एग्जाम में कि सैटेलाइट क्या होता है, ये पूछने नहीं जाएगा, उसके बारे में कुछ पूछ लेगा जो बता रहे हैं हम लोग अभी। अब स्पीड ऑफ द सैटेलाइट क्या होता है, स्पीड ऑफ द सैटेलाइट जो हम लोग बनाते हैं, जो हम लोग भेजते हैं, उसका स्पीड क्या होता है, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। और यही इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब क्या हुआ, वो अपने ऑर्बिट में, जैसे मून है या सैटेलाइट है, या जो हम लोग जो भी सैटेलाइट बना के भेजते हैं, ऊपर में जो भेजते हैं सैटेलाइट बना के, तो उसका क्या है, एक वेलोसिटी के साथ वो मूव करता है अपने ऑर्बिट में, तो उसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। उस वेलोसिटी के साथ वो ऑर्बिट में मूव करेगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बोलते हैं या ऑर्बिटल स्पीड भी बोलते हैं, क्लियर है। हाँ, और ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट, और वो मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करेगा। मान लो अगर 100 kg का हम सैटेलाइट भेज रहे हैं या 200 kg का सैटेलाइट भेज रहे हैं, उसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा वो 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड ही होगा, वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा, क्लियर है। ओके, अब फिर हम लोग देखते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या है, 84.6 मिनट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का मतलब क्या हुआ कि एक जो सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट जो है वो कितना मिनट में एक अर्थ को चक्कर लगा लेगा, सैटेलाइट जो हम लोग भेज रहे हैं वो कितना मिनट में चक्कर लगा लेगा, तो वो 84.6 मिनट में, क्लियर है। इसको याद रखना है, ये दो डाटा है, दो इंपॉर्टेंट डाटा है, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड ऑर्बिटल वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, और टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट 84.6 मिनट, क्लियर है। और नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सैटेलाइट के पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों सैटेलाइट के पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, क्योंकि एक तो वो मूव कर रहा है और दूसरा वो हाइट पे है, इसलिए सैटेलाइट है बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है। और सैटेलाइट का हमेशा जो है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद कर लेना, सैटेलाइट का टोटल एनर्जी जो रिवॉल्व कर रहा है उसका हमेशा नेगेटिव रहेगा, हमेशा वो नेगेटिव में होता है काउंट। टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट इज ऑलवेज नेगेटिव, इसको याद रख लेना, इसको दिमाग में बैठा लेना। और सैटेलाइट के पास हमेशा, क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, यहाँ पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं कि उसमें बस सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, मूव कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो हाइट पे है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों है, क्लियर है। और टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट इज ऑलवेज नेगेटिव। चलो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू ऑब्जेक्ट सो दैट इट नेवर कम्स बैक टू द अर्थ। मतलब कोई भी चीज़ को हम उतना स्पीड से फेंके कि वो फिर नीचे आए ही ना, तो क्या होगा, वो वही होता है एस्केप वेलोसिटी। और इसका वैल्यू क्या है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस स्पीड से हम किसी भी चीज़ को फेंकेंगे, किसी भी चीज़ को फेंक दें, अगर कितना ही भारी हो, अगर इसी स्पीड से अगर उसको हम फेंक दे रहे हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो वो अर्थ के ग्रेविटी से बाहर चला जाएगा, वो ग्रेविटी से बाहर चला जाएगा, फिर वो नीचे नहीं आएगा। इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग एस्केप वेलोसिटी। और ये जो होता है ना, ये मास पे इंडिपेंडेंट है, बताया ना कि किसी भी चीज़ को या 200 kg का हो या 100 kg का हो या 100 ग्राम का हो,
अगर उसको हम लोग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंकते हैं तो वो फिर अर्थ की ग्रेविटी से वो बाहर चला जाएगा। क्लियर है? चलो अब हम लोग देख रहे हैं एक नोट है, एस्केप वेलोसिटी, उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? वी स्मॉल ई, और वो होता क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी वी ओ। ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम लोग वी ओ से डिनोट करते हैं, और एस्केप वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? वी ई से। तो वी ई निकालने का तरीका क्या है? ये एक्चुअली एग्जाम में हो सकता है कभी पूछ दे, डायरेक्ट पूछ ले, स्क्वायर रूट इंटू क्या होता है? स्क्वायर रूट इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये डायरेक्ट पूछ लेगा कि इसका एस्केप वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका है। ऑप्शन में हो सकता है डायरेक्ट पूछ ले उसका फॉर्मूला दे के, स्क्वायर रूट ऑफ वी ई, स्क्वायर रूट ऑफ वी ओ, तो वो स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा? हाँ, स्क्वायर रूट इंटू वी ओ। क्लियर है? ये समझ में आ गया? तो ये चैप्टर हम लोग का यहाँ पे ख़त्म हो गया। जो इम्पोर्टेंट चीज़ था जो यहाँ से पूछ सकता था एग्ज़ाम में, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया इस चैप्टर में। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो बच गया थोड़ा सा स्केलर एंड वेक्टर, और जो थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ लेता है। हम लोग को सब कुछ यहाँ पे पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ लगे रहें इसमें पढ़ते रहें, वहाँ से हम लोग को एग्ज़ाम निकालना है। हम लोग को ऐसा नहीं है कि पढ़ के कोई डिग्री लेना है या PhD करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से एग्ज़ाम में पूछ सकता है, हम लोग को उस पर फोकस करना है। क्लियर है? अब हम लोग को थोड़ा सा बच गया स्केलर वेक्टर का, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 8 से 10 मिनट का एक वीडियो आएगा, फिर हम लोग का फिजिक्स ख़त्म है। क्लियर है? कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ दो। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।